Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. In today's video, we are going to learn about output statements in Python. Output statements are particularly those statements which are used to print or to display the message on the output screen, that is the monitor in our case. Wherever we are running the program, we will want to display some message or the result of some particular calculations that we are making in our program. We can use output statements for this purpose. In most of the languages, print function is the function that we use for this purpose. So in Python also we have print function for this purpose. In C language you must have studied printf function. In C++ we have cout for this purpose, and in Java we have system.out.println function for this purpose. So in Python we have print function that we have already studied. In most of the videos I've used print function to display the message or display the result of some calculations. But in this video I'm going to be telling you 8 different forms by which we can use print function. Yes, you have heard it right, 8 different forms that we can use in print function and display the message according to our need. So this is going to be a very exciting video for you all. But before I move ahead, if you're new to my channel, you can find the link of playlist in the description box where I've uploaded all the previous videos. So have a look over there. In the description box, you will find the blog link as well where I upload the notes regarding whatever I teach on this channel. So you can check that blog after you watch this video. So now without a further ado, let's get started. So the first form that we need to discuss is the simplest form, जिसके अंदर आप जो भी पैरामीटर पास करेंगे एक फंक्शन के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट होता है. तो प्रिंट के अंदर आप जो भी डालना चाहते हो, अगर आप वो एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हो कि भाई जो हम लिख रहे हैं वही सीधा सीधा प्रिंट कर दो विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा थिंग, जो हम लिख रहे हैं वो सीधा सीधा प्रिंट कर दो, तो उसके लिए आपकी ये फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें आप प्रिंट फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो वो एज इट इज प्रिंट होगा. ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है फंक्शन की, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहूंगी फंक्शन का, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हमारे इस चैनल पर तो डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगी कि फंक्शन एक छोटा प्रोग्राम ही होता है. इसे आप सब प्रोग्राम बोलते हैं जिसके अंदर लॉजिक लिखा जाता है. ठीक है, अलग से लॉजिक लिखा जाता है एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए. इसे आप डे टू डे लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे सपोज आप घर में कोई फंक्शन अरेंज कर रहे हैं, तो विदाउट एनी स्ट्रेस आप क्या कर सकते हैं, आप एक पार्टी मैनेजर को बोल सकते हैं कि हमारे घर पे पार्टी को मैनेज कर दो. ठीक है, अब ये पार्टी मैनेजर जो है इसका काम है पूरे तरीके से पार्टी को मैनेज करना. यू जस्ट नीड टू कॉल दैट मैनेजर, यू जस्ट नीड टू टेल देम कि थोड़ी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दो कि मुझे ऐसे ऐसे स्पेसिफिकेशंस चाहिए, एंड बस सारा का सारा काम वो पार्टी मैनेजर करेगा, आप जस्ट मजे लूटोगे. तो यही चीज हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं, एंड आपको हमेशा एक चीज अपनानी पड़ेगी कि जब भी आप कुछ सीखोगे आप उसे रियल वर्ल्ड से रिलेट करके समझने की कोशिश करना, ताकि आपको ज्यादा देर तक वो चीजें दिमाग में रहें. कोडिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप रियल वर्ल्ड से रिलेट नहीं कर पाओगे. अगर कुछ ऐसा होता तो वो कोडिंग होती ही नहीं है, क्योंकि सब चीजें आपने रियल वर्ल्ड के लिए बनानी है कोडिंग में, तो सब कुछ आप रिलेट कर पाओगे. ठीक है, तो फंक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. हमारे पास ढेर सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं पाइथन में या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी. मैं आपको जनरली बता रही हूँ, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ पहले के फंक्शंस बने पड़े होते हैं जिनको आपने डायरेक्टली यूज करना होता है. उनके अंदर क्या लॉजिक लिखा हुआ है वो आपको दिमाग में नहीं रखना है, वो कैसे काम करते हैं वो आपको दिमाग में नहीं रखना है. आपने जस्ट उनको कॉल करना है और उनका मजा लूटना है. तो फंक्शन को कॉल करने का सिंटेक्स यहाँ पे आपके सामने है. एक फंक्शन का नाम लिखना होता है और 2 राउंड ब्रैकेट्स लिखने होते हैं. तो 2 ब्रैकेट्स लिख दो आप और फंक्शन का नाम लिख दो, तो फंक्शन को कॉल हो जाता है. अब उस फंक्शन के जो ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर आप जो भी चीजें लिखते हो उसे आप आर्ग्यूमेंट बोलते हो. ओके, इन जनरल आप उसे आर्ग्यूमेंट बोलते हो. आगे जाके हम सीखेंगे कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में क्या फर्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट जब हम फंक्शंस को डिटेल में कवर करेंगे तब मैं आपको वो बताऊंगी. फिलहाल आप ये याद रख लीजिए कि जो भी चीजें आप ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं उसे आप आर्ग्यूमेंट कहेंगे. ओके, तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी फंक्शन के बारे में. नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. प्रिंट का जो फर्स्ट फॉर्म हम
सीखेंगे वो है कि प्रिंट फंक्शन को कॉल करते टाइम आप जो भी चीज डालोगे वो एज इट इज प्रिंट होनी चाहिए। एज इट इज से मेरा मतलब है जो लिख रहे हो वही प्रिंट होगा, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जो आप प्रिंट फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्म होती है। चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही लाइन रन करके देखनी है, इसलिए मैं पाइथन शेल का यूज कर रही हूँ। आप कोई भी आईडीई यूज कर सकते हो या टेक्स्ट एडिटर यूज करके सीधे कमांड प्रॉम्प्ट पे उसे रन कर सकते हो। मुझे यहाँ पे लिखना है प्रिंट और ये मैं इसे कॉल कर रही हूँ। ये एक प्रॉपर सिंटेक्स है किसका, कॉलिंग फंक्शन का। ऐसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक फंक्शन को कॉल करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है कि आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है और ये दो ब्रैकेट्स यूज करने होते हैं, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये प्रॉपर सिंटेक्स हो जाता है एक फंक्शन को कॉल करने का। फंक्शन आपकी जो मशीन है उसमें मौजूद है, फंक्शन को और कुछ नहीं है, एक कोड है जो कि एक पर्टिकुलर काम करेगा। जब आप उसे कॉल करोगे तब ही वो काम करेगा, ऐसे वो काम नहीं कर रहा है, ऐसे वो पड़ा हुआ है। आपने जैसे उसे कॉल करना है, उसे बताना है कि भाई मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, और जो भी मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दूंगा उस हिसाब से आप काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये जो भी आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसे आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम कुछ भी जो भी हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो एज इट इज प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं लिख रही हूँ दिस इज अ मैसेज टू प्रिंट फंक्शन, ओके, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। दिस इज अ मैसेज टू प्रिंट फंक्शन। मैं प्रिंट करना चाहती हूँ यहाँ पे 10, तो 10 एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहती हूँ 10.5, तो 10.5 लिखने से पहले मैंने एंटर कर दिया, तो सॉरी यहाँ पे 10.0 आ गया है, बट नेवरदलेस आपको पता लग गया, फ्लोट भी प्रिंट हो जाता है। अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहते हैं 10 + 20j, तो वो भी एज इट इज प्रिंट होगा। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। आप स्ट्रिंग की एग्जांपल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसी तरीके से आप कोई लिस्ट लेना चाहते हैं, वो लिस्ट भी आप इसके अंदर एज इट इज लिखेंगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी वो। ठीक है, ये लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म प्रिंट फंक्शन की क्या है, जो भी आप एज आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा थिंग। जो भी आप लिख रहे हो वो सीधा सीधा प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब इसमें एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर मैं प्रिंट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, लाइक हेलो लर्नर्स, ओके, हेलो लर्नर्स एक स्ट्रिंग है जिसे मैं पास कर रही हूँ, तो ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होने वाली है एंड दिस इज कंसीडर्ड एज वन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसको एक आर्ग्यूमेंट में पास कर रही हूँ जो एज इट इज मुझे प्रिंट करवाना है। मैं इसे रन करूंगी तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। नाउ सिंस दिस इज अ स्ट्रिंग, वी कैन डू मैनिपुलेशन विद द स्ट्रिंग्स एज वेल। हम स्ट्रिंग्स के साथ मैनिपुलेशंस ऑलरेडी सीख चुके हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप फंक्शन में ऑलरेडी हमने सीखा है कि स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं। तो जो चीजें हम स्ट्रिंग में अप्लाई कर सकते हैं वो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, जैसे अगर मुझे स्ट्रिंग के साथ रेपिटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे मैं हेलो लिख रही हूँ, इसे मैं 5 टाइम्स लिखना चाहती हूँ, स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए अगर मुझे रेपिटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं स्टार लिखूंगी। स्टार लिख के मैं लिखना चाहती हूँ कि 5 टाइम्स ये रिपीट हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे रेपिटेशन ऑपरेटर यूज कर रही हूँ। बाय द वे, स्टार ऑपरेटर ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, बट डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेंड्स इट वर्क्स लाइक दिस। अगर ऑपरेंड्स में यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है तो ये रेपिटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट होते यानी नंबर्स होते तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता। ये ऑलरेडी हम ऑपरेटर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तभी मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ आपको। स्टार ऑपरेटर यहाँ पे रेपिटेशन परफॉर्म करेगा क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ डील कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है। इसका पहले रिजल्ट कैलकुलेट होगा एंड स्टिल एक स्ट्रिंग रिजल्ट में मिलेगी, और वो एक स्ट्रिंग जो आपको मिलेगी यानी 5 टाइम्स हेलो, वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा प्रिंट में और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 5 टाइम्स हेलो। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जो भी मैनिपुलेशन आप स्ट्रिंग के साथ करना चाहते हो आप कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिख सकते हो। पहले वो मैनिपुलेशन परफॉर्म होगी, उसका रिजल्ट कैलकुलेट होगा और वो
प्रिंट में एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा। है यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, पहले मैनिपुलेशन हो रही है, देन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। अब वो जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है वो एज इट इज ही प्रिंट हो रहा है, बट पहले मैनिपुलेशन यहाँ पे होगी, पहले कैलकुलेशन होगी। ये 5 टाइम्स हेलो जो है वो एक स्ट्रिंग कैलकुलेट होगी और एक स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगी इन द प्रिंट फंक्शन। इसी तरीके से आप कंकैटिनेशन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें आप लिखोगे हेलो, और कंकैटिनेशन के लिए मैं प्लस यूज करूंगी और यहाँ पर लिख दूंगी हेलो लर्नर्स। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा हेलो लर्नर्स। साथ ही साथ एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे हेलो लर्नर्स लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं आ रही है, ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं आ रही है, तो यहाँ पे मैं एस्केप सीक्वेंसेस भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। एस्केप सीक्वेंसेस में क्या होता है, एस्केप सीक्वेंसेस जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं। एस्केप सीक्वेंसेस कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से आप एक स्पेशल काम करवा सकते हैं, जैसे कि बैकस्लैश n। अब बैकस्लैश n एक कैरेक्टर माना जाता है इन टोटल। हालांकि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो बैकस्लैश और एक n, पर ये जो दोनों एक साथ जब लिखे जाते हैं तो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म होता है, दैट इज एडिंग अ न्यू लाइन टू द कंसोल, ठीक है। सबसे पहले जब प्रिंट फंक्शन में आप ये एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, ठीक है, पहले सबसे क्या प्रिंट होगा, HELLO। जैसे ही देखा बैकस्लैश आया है, बैकस्लैश के साथ में n भी है, दैट मीन्स यू हैव टू गो टू नेक्स्ट लाइन एंड देन प्रिंट रेस्ट ऑफ द कंटेंट, ठीक है। इसे मैं रन करके बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ, जैसे ही बैकस्लैश n आया तो कर्सर कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन पे चला गया और बाकी का कंटेंट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो बैकस्लैश n क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता है। न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड होने से जो भी चीजें हैं वो नेक्स्ट लाइन में चली जाती हैं, रेस्ट ऑफ द कंटेंट जो है नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, यानी कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। इसी तरीके से एक और एस्केप सीक्वेंस होती है, कौन सी होती है, बैकस्लैश n के साथ साथ बैकस्लैश t भी एक चीज होती है। t से मेरा मतलब है टैब स्पेस, और टैब स्पेस यानी 6 स्पेसेस ऐड हो जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो के साथ 6 स्पेसेस ऐड हो जाएंगी और फिर रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड। तो इस तरीके से आप एस्केप सीक्वेंसेस भी प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं। दिस इज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट विच इज गोइंग टू बी पास टू द प्रिंट फंक्शन। ये पहले मैनिपुलेशंस होंगी। मैनिपुलेशंस में क्या हो रहा है, कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन होके ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग जो बन जाएगी वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगी प्रिंट फंक्शन में और एज इट इज वो प्रिंट होने वाली है, ठीक है। The next form of print statement is using print statement with multiple number of arguments. जो फर्स्ट फॉर्म थी उसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट सेंड किया था प्रिंट स्टेटमेंट को, बट हम मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेंड कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन को, ताकि मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के साथ हम एक आउटपुट ला सकें अपनी आउटपुट स्क्रीन के अंदर। चलिए इसे ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर मुझे जो आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं वो मुझे एक से ज्यादा लेने हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए लिखूंगी हेलो, और हर एक आर्ग्यूमेंट को दूसरे आर्ग्यूमेंट से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। तो कॉमा जैसे यूज करेंगे उसके बाद का जो डेटा होगा वो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कंसीडर होगा। तो हेलो लर्नर्स, ओके, उसके बाद मैं लिख सकती हूँ लाइक वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ओके। तो इसे मैं रन करूंगी तो आप देख रहे हो इसमें स्पेस आ रही है। हर एक आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करने के बाद एक स्पेस आ रही है। तो ये कैसे डिफरेंट है पहले वाले सिंटेक्स से वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं ये सेम सिंटेक्स कॉपी करके यहाँ पे लिखूं और यहाँ पे कॉमा हटा दूं, पहले हम क्या कर रहे थे, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट ले रहे थे, तो यहाँ पे मैं कंकैटिनेशन परफॉर्म कर रही थी। अगर मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को एक ही आर्ग्यूमेंट कंसीडर करवाना है तो मुझे कंकैटिनेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। कंकैटिनेशन से ये होल टुगेदर एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी और वो फॉर्म नंबर 1 के अंदर हमने इंक्लूड किया था। उससे क्या रिजल्ट आ रहा था, ये सारे के सारे एक साथ ही आ रहे थे विदाउट एनी स्पेस। हेलो के बाद लर्नर में कोई स्पेस नहीं है, लर्नर के बाद वेलकम में कोई स्पेस नहीं है। बट जब आप डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स लेते हो तो बाय डिफॉल्ट
हर एक आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करने के बाद स्पेस आती है। सपोज मैं लिख रही हूँ प्रिंट 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, तो इसे प्रिंट करूंगी तो हर एक आर्ग्यूमेंट, ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट है, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ऐसे 6 आर्ग्यूमेंट्स मैंने लिए हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो हर एक आर्ग्यूमेंट के बाद स्पेस आ रही है। बाय डिफॉल्ट स्पेस जो है वो सेपरेटर का काम करती है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले रही हूँ प्रिंट के अंदर तो बाय डिफॉल्ट स्पेस सेपरेटर यूज किया जाता है एक आर्ग्यूमेंट को दूसरे आर्ग्यूमेंट से डिफरेंशिएट करने के लिए। मतलब एक आर्ग्यूमेंट के बाद एक स्पेस आएगी, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट, फिर स्पेस, फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट। इसे हम सेपरेटर बोलते हैं, जो कि प्रिंट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर यूज हो रहा है वो है स्पेस सेपरेटर। बट अगर हम चाहें तो हम इसे चेंज करके अपनी मर्जी का सेपरेटर भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, इसी को मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर जो होता है वो स्पेस सेपरेटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि स्पेस आने के बजाय कोई और चीज आए एज अ सेपरेटर, मतलब लिखा हुआ आए, या एक आर्ग्यूमेंट के बाद जब दूसरा आर्ग्यूमेंट प्रिंट होना है उन दोनों के बीच में जो सेपरेटर आए वो स्पेस ना आके कोई और कैरेक्टर आए, तो मैं खुद स्पेसिफाई करूंगी कि वो सेपरेटर क्या होना चाहिए। उसके लिए मुझे एक स्पेशल चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जब मैं सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स लिख देती हूँ जो मुझे प्रिंट करना है, उसके बाद लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब मैं सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स लिख देती हूँ जो मुझे प्रिंट करने हैं, उसके बाद ही मैं स्पेसिफाई कर पाऊंगी कि मुझे सेपरेटर क्या लेना है। उससे पहले नहीं, उसके बीच में नहीं। यहाँ पर मैं लिखूंगी SEP। आप देखिए मैंने कॉमा यूज किया है। इसके बाद मैं लिखूंगी SEP। SEP स्टैंड्स फॉर सेपरेटर। सेपरेटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो भी मुझे सेपरेटर लेना है जो कि बाय डिफॉल्ट तो स्पेस है, अब मुझे कोई और कैरेक्टर लेना है तो मैं यहाँ पे वो स्पेसिफाई करूंगी। यहाँ पे सपोज मैं लिख देती हूँ स्टार स्टार स्टार। तो 4 टाइम्स यहाँ पे मैंने स्टार ले लिया है, ये एज अ सेपरेटर ट्रीट हो। तो इसे रन करके मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या चेंज आएगा। हर एक आर्ग्यूमेंट के बाद जैसे यहाँ पे पहले स्पेस आ रही थी उसकी जगह अब मैंने सेपरेटर डाल दिया 4 टाइम्स स्टार। तो हर एक आर्ग्यूमेंट के बाद पहले ये स्टार्स आएंगे, फिर अगला आर्ग्यूमेंट, फिर स्टार्स, फिर अगला आर्ग्यूमेंट, फिर स्टार्स, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस, बट वी कैन डिफाइन आवर ओन सेपरेटर, जो कि मैंने यहाँ पे स्टार 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 किया है। इसकी जगह आप कोई भी कर सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि सेपरेटर सबसे एंड में ही स्पेसिफाई करना है। इसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो डेटा नहीं कंसीडर होने वाला है, एरर आ जाएगा। मतलब कि अगर सेपरेटर डिफाइन करने के बाद आप खुद सेपरेटर डिफाइन कर रहे हो और आपने उसके बाद भी डेटा लिख दिया कि अब इसके बाद 70, 80, 90 भी आए, तो देखो एरर आ जाएगा। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब ये जो एरर है ये सिंटेक्स एरर है, और ये आप तब समझ पाएंगे जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे, कॉलिंग फंक्शंस पढ़ेंगे, और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, बस इतना बताना चाहूंगी कि सेपरेटर जो है वो एक कीवर्ड है जो कि आप यूज कर रहे हो यहाँ पे। तो जब आपने ये चीज लिखनी है, इस चीज के बाद कुछ नहीं आना चाहिए, इससे पहले ही आपको अपना डेटा स्पेसिफाई करना है जो आपको प्रिंट करवाना है। इसके बाद जब आप सेपरेटर लिख देते हो, आप सेपरेटर स्पेसिफाई कर देते हो कि आपको कौन सा सेपरेटर लेना है, उसके बाद कोई भी डेटा लिखोगे तो सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है। बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी डेटा लिखो, कुछ भी आपको लिखना है वो आप लिखो। हेलो लर्नर्स, ठीक है, हेलो लर्नर्स लिख दिया। उसके बाद आपने कॉमा लगाया, दूसरा आर्ग्यूमेंट लिख दिया वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस आएगी, ठीक है। बट मैं चाह रही हूँ स्पेस ना आकर जो ये सेकंड आर्ग्यूमेंट है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये नेक्स्ट लाइन में आए। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना है सेपरेटर SEP इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या दे दूंगी, \n। अब आपको पता है कि \n जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, \n का मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर। तो जैसे ही एक आर्ग्यूमेंट प्रिंट होगा
तो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रिंट होने से पहले क्या ऐड हो जाएगा, एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी, यानी जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। रन करके देखते हैं तो देखो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के बाद जो दूसरा आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा है। तो इट इज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप सेपरेटर को यूज कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट एक स्पेस ऐड होगी। अगर सेपरेटर कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट स्पेस ऐड होगी, अदरवाइज यू कैन स्पेसिफाई योर ओन separator as well. So the next form is print with end attribute. Just like separator attribute, we have end attribute. It has different function than separate attribute. So this forms the third form by which we can use print function. Let me show you an example for this also. इस एग्जाम्पल के लिए मैं टेक्स्ट एडिटर यूज कर रही हूँ, एडिट प्लस प्लस। आप कोई भी IDE यूज कर सकते हैं। मैं 3 लाइंस एक साथ रन करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस पे स्विच कर रही हूँ। अगर मुझे एक लाइन ही एट अ टाइम प्रिंट करनी होती तो मैं पाइथन शेल का ही यूज करती हूँ। नाउ कंसीडर दिस एग्जाम्पल। प्रिंट के अंदर मैं लिख रही हूँ हेलो, देन मैं लिख रही हूँ प्रिंट लर्नर्स। ओके, तो मैंने अलग स्टेटमेंट लिया है हेलो लर्नर्स। इन दोनों को प्रिंट करने के लिए मैंने अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज की हैं, ठीक है। फिर मैं लिख रही हूँ प्रिंट वेलकम टू MV's कोड गाइड, दैट इज माई चैनल्स नेम। ओके, अब इन 3 चीजों को मैं एक साथ रन करना चाहती हूँ और मैं आउटपुट देखना चाहती हूँ। आइडियली मैं क्या चाह रही हूँ कि हेलो लर्नर्स एक साथ आए और वेलकम टू MV's कोड गाइड नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है। तो इसे रन करते हैं। पहले मैं इसे सेव कर लेती हूँ। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैंने इसको जहाँ पे सेव किया है उस जगह पे जाके, उस डायरेक्टरी में जाके, मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया इसलिए मैं यहाँ पे इस डायरेक्टरी में गई हूँ और मुझे रन करने के लिए लिखना होता है py, दैट इज पाइथन, और यहाँ पे लिख रही हूँ स्पेस देके test.py जो कि मेरे प्रोग्राम का नाम है। अब मैं इसे रन कर रही हूँ। ओके, रन करेंगे तो आउटपुट आप देख रहे हैं। आउटपुट मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग आ रहा है कि सबसे पहले हेलो प्रिंट हो रहा है, देन लर्नर्स प्रिंट हो रहा है, देन वेलकम टू MV's कोड गाइड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जब भी एक प्रिंट स्टेटमेंट चलती है उसके बाद जब नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट चलती है तो उससे पहले एक न्यू लाइन ऐड हो गई होती है। क्योंकि आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे हेलो प्रिंट होने के बाद जब नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है तो वो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट की कमांड आ रही है, या नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट जब अपना काम कर रहा है तो वो नेक्स्ट लाइन से कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट थी उसने अपना काम थर्ड लाइन से शुरू किया। दैट मीन्स हर एक प्रिंट स्टेटमेंट ने आफ्टर प्रिंटिंग द आउटपुट एक न्यू लाइन कैरेक्टर खुद से ही ऐड कर दिया है। आप बात समझ रहे हैं। यहाँ पे ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इस प्रिंट स्टेटमेंट ने 2 काम कर दिए हैं। एक तो जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है वो आर्ग्यूमेंट प्रिंट किया है, आउटपुट स्क्रीन पे शो किया है, साथ ही साथ एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड कर दिया है ताकि जब उसके बाद कोई चीज प्रिंट हो तो वो न्यू लाइन से ऐड हो। इसी तरीके से इस प्रिंट स्टेटमेंट ने अपना काम भी किया और न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड कर दिया, और इसी तरीके से इस प्रिंट स्टेटमेंट ने अपना काम भी किया और एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड कर दिया। तो ये हो कैसे रहा है, क्योंकि इंटरनली इसमें एक और एट्रीब्यूट काम करता है जिसका नाम है एंड एट्रीब्यूट। तो पहले हमने यूज किया सेपरेटर एट्रीब्यूट, अब हम यूज कर रहे हैं एंड एट्रीब्यूट। एंड एट्रीब्यूट का काम है कि जैसे ही जो भी आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर वो सब प्रिंट हो जाएं, उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट किससे एंड करे, किस चीज से आप एंड करवाना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है \n। दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, अगर आप चाहते हो कि \n से एंड ना करे तो आप यहाँ पे अपनी पसंद का कोई कैरेक्टर दे सकते हो। सपोज मैंने यहाँ दे दिया स्टार 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 एंड सो मेनी स्टार्स। ओके, तो उसके बाद मैं इसे कॉपी करती हूँ, मैं इसे यहाँ पे भी लिख देती हूँ। ध्यान रखना है कि कॉमा यूज करना है, कॉमा के बाद ही आपने एंड इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से लिखना है। एंड एक एट्रीब्यूट है जिसकी आप वैल्यू दे रहे हो इक्वल टू साइन से, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी लिखोगे। अब मैं इसे रन करती हूँ और मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग एंड
एट्रीब्यूट की वैल्यू रखूंगी ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। पहली स्टेटमेंट में स्टार लिख रहे हैं तो इसमें हम सपोज हैश लिख देते हैं, और लास्ट वाली में हम लिख देंगे सपोज एंड सिंबल। ओके, तो अलग अलग सिंबल से डिफरेंशिएट कर देंगे और हमें पता भी लग जाएगा कि कौन से प्रिंट स्टेटमेंट ने क्या एंड ऐड किया है आफ्टर प्रिंटिंग द आर्ग्यूमेंट दैट वाज गिवन टू दैट प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, अब इसे मैं सेव करके इसे रन करती हूँ। ये देखो, अब आउटपुट बिल्कुल अलग है। क्या आउटपुट आ रहा है? हेलो के बाद जैसे यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया था, न्यू लाइन की जगह यहाँ स्टार आ गया क्योंकि फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के एंड एट्रीब्यूट पे हमने स्टार वैल्यू दी थी। फिर सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट के एंड एट्रीब्यूट में हमने हैश वैल्यू दी थी, और थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट के एंड एट्रीब्यूट में हमने एंड वैल्यू दी थी। तो इस तरीके से ये ऐड हो जाते हैं एंड एट्रीब्यूट में। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल जिसमें हम सेपरेटर और एंड एट्रीब्यूट दोनों को एक साथ यूज करेंगे ताकि आपको ये चीजें प्रॉपरली क्लियर हो जाए कि इन दोनों को कैसे यूज करना है। अब होता क्या है कि सेपरेटर किस में यूज होते हैं? सेपरेटर आप यूज कर रहे थे सेकेंड फॉर्म में, जहां पे आप n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले रहे थे। एक प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सपोज आप लिख रहे हो 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, these are 6 arguments in the single print function। ये एक आर्ग्यूमेंट है। ये कैसे पता लग रहा है? यहाँ पे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा यूज कर दिया है। तो ये बन गए हमारे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स, और हर एक आर्ग्यूमेंट को आपस में सेपरेट करने के लिए यूज होता है सेपरेटर एट्रीब्यूट। तो आप लिखोगे सेपरेटर एट्रीब्यूट और उसमें जो भी वैल्यू दोगे उससे वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ मैंने सेपरेट करना चाहा है इन आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेपरेटर लिख दिया। अब सेपरेटर और एंड आपस में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। सेपरेटर यूज होता है एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर जो आपने आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए। एंड का काम क्या है? इस प्रिंट फंक्शन को किस चीज से एंड करना चाह रहे हो? एंड में करना चाह रही हूं, लिख देती हूं मैं यहाँ पे सपोज डॉलर से। ओके, एंड में डॉलर से कर रही हूँ, सेपरेट में स्टार से कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख देती हूँ सपोज या हेलो कॉमा लर्नर्स। ओके, और यहाँ पे मैं इसे किससे सेपरेट कर रही हूँ? इसे सेपरेट कर दूंगी मैं डैश डैश डैश, ठीक है। और एंड किससे कर रही हूँ? एंड कर दूंगी मैं किसी और सिंबल से, प्लस प्लस प्लस। ओके, इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। अब देखो, ध्यान से नोट करो इस आउटपुट को। सबसे पहले प्रिंट हो रहा है ये आउटपुट जो कि फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट का ये टोटल आउटपुट है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेपरेट हो रहा है सेकंड आर्ग्यूमेंट से स्टार्स की मदद से, ठीक है। ये सेपरेटर यूज हो रहा है बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट। पहली प्रिंट स्टेटमेंट जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे 10, 20, 30, 40, 50, वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो स्टार से सेपरेट हो रहे हैं। जब ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट हो गए उसके बाद वो प्रिंट स्टेटमेंट एंड किससे कर रही है? इससे एंड कर रही है, जो कि मैंने एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू दी थी यानी डॉलर सिंबल। उसके बाद आ गया नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट जो कि है हेलो, और हेलो लर्नर्स दो आर्ग्यूमेंट थे अलग अलग जिन्हें सेपरेट करने के लिए मैंने सेपरेटर एट्रीब्यूट में वैल्यू दी थी ये डैश डैश डैश। उसके बाद एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू थी प्लस प्लस प्लस। तो ये दोनों जब प्रिंट हो गए उसके बाद एंड एट्रीब्यूट का जो वैल्यू था वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। बाय डिफॉल्ट एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है बैकस्लैश n यानी न्यू लाइन कैरेक्टर, और बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू होती है स्पेस। अब आप चाहें तो अपनी मर्जी से इन दोनों की वैल्यूज दे के अपने हिसाब से आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रिंट विद end attribute. Now the fourth form is
एक्चुअली वेरी सिंपल फॉर्म, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट। एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करने का काम करती है। नाउ दिस मेक्स मोर सेंस आफ्टर स्टडिंग एंड एट्रीब्यूट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी नो कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है बैकस्लैश n, सेपरेटर की वैल्यू होती है स्पेस और एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है बैकस्लैश n। अब अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट ही पास नहीं किया है तो सेपरेटर तो काम नहीं करेगा, बट एंड एट्रीब्यूट तो काम करेगा ना। बाय डिफॉल्ट एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू है बैकस्लैश n यानी न्यू लाइन कैरेक्टर। तो अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हो फिर भी एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट एक काम तो जरूर करेगा, एट द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट एक न्यू लाइन कैरेक्टर तो जरूर ऐड हो ही जाएगा। मैं इसे रन करके दिखाती हूँ। सपोज मैं कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ, प्रिंट हेलो, ठीक है, प्रिंट हेलो, देन मैं लिख रही हूँ प्रिंट लर्नर्स, देन मैं लिख रही हूँ प्रिंट वेलकम टू एमवीज कोड गाइड। ओके, अब मैं चाह रही हूँ कि हेलो और लर्नर्स के बीच में बैकस्लैश n यानी न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें बैकस्लैश n होता है। अगर मैं एंड की एट्रीब्यूट चेंज एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर देती हूँ तो यहाँ पे हेलो के बाद डायरेक्टली लर्नर्स आने के चांसेस हैं। तो एंड एट्रीब्यूट में मैं एक स्पेस ऐड कर देती हूँ ताकि हेलो के बाद में सीधे ना लर्नर्स आते हुए एक स्पेस तो जरूर आए, बट एक ही लाइन में वो प्रिंट हो। तो यहाँ पे भी मैं एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करके एक स्पेस दे देती हूँ, यहाँ पे भी मैं एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करके एक स्पेस दे देती हूँ, एंड इक्वल्स टू दिस। ओके, लेकिन अगर आप इसका आउटपुट देखो, मैं इसे सेव करके इसे रन कर रही हूँ, लेट मी क्लियर दिस। अगर मैं इसे सेव करके रन कर रही हूँ, आप देखो हर चीज एक ही लाइन में आ गई, हेलो लर्नर्स वेलकम टू एमवीज कोड गाइड। ओके, बट मैं चाह रही हूँ कि हेलो लर्नर्स तो एक ही लाइन में आए, वेलकम टू एमवीज कोड गाइड नेक्स्ट लाइन में आए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये एंड एट्रीब्यूट यहाँ से डिलीट कर दूं, ठीक है, ये मैं एंड एट्रीब्यूट यहाँ से डिलीट कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं इसे सेव करके इसे रन करूं तो ये रन कर जाएगा और परफेक्ट आउटपुट भी मुझे मिल जाएगा, ठीक है, हेलो लर्नर्स और वेलकम टू एमवीज कोड गाइड नेक्स्ट लाइन में। या मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको वैसा ही रहने दूं, सब कुछ सेम रहने दूं, बट मैं चाह रही हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट लिख देती हूँ। एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट लिखने से भी सेम आउटपुट आ रहा है, दैट इज माय रिक्वायर्ड आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे तो आपको इसका यूज इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, बट अगर आपने मेरी पैटर्न सीरीज देखी है तो पैटर्न सीरीज में इसका यूज बहुत ज्यादा है। पैटर्न सीरीज का कोई भी प्रोग्राम मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उसमें लूप्स यूज होते हैं। जैसे ही मैं लूप्स कवर करूंगी फिर मैं पैटर्न का प्रोग्राम भी आपको बताऊंगी, बट अगर आपको लूप्स का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है या बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी नहीं भी है तो भी पैटर्न सीरीज में मैंने फ्रॉम द स्क्रैच आपको एक एक चीज समझाई है। वहां पे एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज आपको अच्छे से समझ आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप वो वाली वीडियोस चेक कीजिए और आपको एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज समझ में आएगा, इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज प्रिंट विद a variable or an object as an argument। तो अभी तक जो भी हमने फॉर्म्स पढ़ी उसमें हम डायरेक्टली डेटा को प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख रहे थे, डेटा को लिख रहे थे, जो हमें प्रिंट करवाना है वो डेटा हम डायरेक्टली प्रिंट के अंदर डाल देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, और वही चीज एज इट इज आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो भी हो जाती थी। Now this form is slightly different। जब आप एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल का नाम प्रिंट फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो क्या होता है। Now let's try this with an example। तो अभी तक जो मैं फॉर्म्स पढ़ रही थी उसमें मैं डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर अपना डेटा लिख रही थी, हेलो लर्नर्स, ये मैंने अपना डेटा डायरेक्टली लिखा। तो जो मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया वही मुझे आउटपुट में भी दिख गया एज इट इज। तो ये होता है डेटा, दिस इज एक्चुअल डेटा। ओके, पर इस डेटा को मैंने एक बार प्रिंट करवा दिया तो ये बात खत्म हो गई, इसे मैंने कहीं सेव तो किया ही नहीं हुआ है, सिर्फ प्रिंट करवाने के मकसद से मैंने इसे प्रिंट करवा दिया, बट
कभी कभी हमें डेटा को सेव भी करना होता है, जिसके लिए हम वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स की मदद लेते हैं। तो अगर मैं लिखती हूँ सपोज स्ट्रिंग 1 जिसके अंदर मैंने डेटा स्टोर कर दिया हेलो लर्नर्स, अब मैं इसे स्टोर कर रही हूँ। अब मैं चाहे प्रोग्रामिंग में कुछ भी लिखूं, डेटा कुछ और लिख रही हूँ, प्रिंट करवाने के लिए मैसेज में कुछ भी लिख रही हूँ, दिस इज माय पाइथन प्रोग्राम, ओके। तो मैंने ये मैसेज प्रिंट करवा दिया, दिस इज माय पाइथन प्रोग्राम। उसके बाद कभी मुझे अपने स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस वेरिएबल का या ऑब्जेक्ट का नाम डायरेक्टली लिख दूंगी। तो क्या होगा, जो उस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है वो डेटा प्रिंट होगा, ना कि उस वेरिएबल का नाम एज इट इज प्रिंट होगा। जब हम डेटा डालते हैं तो डेटा एज इट इज प्रिंट होता है, बट जब आप वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम डालते हो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा सेव्ड है वो आपको प्रिंट में दिखता है या आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है। तो आप यहाँ पे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हो, एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो प्रिंट को, और प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, देखेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा क्या पड़ा हुआ है, उस डेटा को प्रिंट फंक्शन ने प्रिंट कर देना है या आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देना है, ओके। अब इसमें किसी भी तरीके का वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट कैन बी अ लिस्ट ऑल्सो, आप एक लिस्ट रख रहे हो 10, 20, 30, 40, 50, और बाद में उस लिस्ट को प्रिंट करवाना, आप लिखोगे प्रिंट लिस्ट 1, तो ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। मतलब कि जो भी वेरिएबल आप ले रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, उसका डेटा प्रिंट करवाने के लिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपको डेटा ही प्रिंट में पास करना है, आप वेरिएबल का नाम लिखकर भी उसका डेटा प्रिंट करवा सकते हो। द सिक्स्थ फॉर्म इज प्रिंट विद एक्चुअल डेटा एंड वेरिएबल्स। सो प्रिंट के अंदर हम n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, ये तो हमने फॉर्म नंबर 2 में ही देख लिया था। बट उन आर्ग्यूमेंट्स के टाइप्स तो हो सकते हैं ना, या तो आप एक्चुअल डेटा प्रिंट कर रहे थे या वेरिएबल्स प्रिंट कर रहे थे। तो सिक्स्थ फॉर्म ये कहती है कि आप एक्चुअल डेटा और वेरिएबल्स दोनों ही ले सकते हो एट अ टाइम। इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्म नंबर 6 आपको कहती है कि आप प्रिंट फंक्शन के अंदर आप डेटा भी ले सकते हो और साथ ही साथ आप वेरिएबल्स के नाम भी लिख सकते हो, ओके। वेरिएबल्स के नाम या ऑब्जेक्ट के नाम, तो आप यहाँ पे वेरिएबल नेम और डेटा दोनों ले सकते हो, मिक्सचर ले सकते हो इन दोनों का, और अपने हिसाब से डेटा को प्रिंट करवा सकते हो आउटपुट स्क्रीन पे, जो भी आपको प्रिंट करवाना है, रिजल्ट या मैसेज, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ। एक वेरिएबल है x जिसके अंदर मैंने 10 स्टोर किया है और मैं इसे प्रिंट भी करवाना चाहती हूँ। अब ये वेरिएबल है, इसे स्टोर तो कर दिया मैंने, तो फॉर्म नंबर 5 के हिसाब से अगर मुझे इस डेटा को प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूंगी प्रिंट ऑफ x। फॉर्म नंबर 5 की बात कर रही हूँ। 5th फॉर्म में हमने कहा कि एक प्रिंट फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल का नाम भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। तो जब मैंने x इज इक्वल टू 10 लिखा, वो वेरिएबल मशीन में कहीं अंदर ऑब्जेक्ट मेमोरी क्रिएट हुई होगी, उसके अंदर 10 स्टोर हो गया होगा। बट आउटपुट स्क्रीन पे मुझे कैसे पता लगेगा कि x वेरिएबल के अंदर क्या डेटा है, उसे प्रिंट करवाने के लिए मैं यूज करूंगी प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगी x विच इज द नेम ऑफ द वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट। तो इसे रन करूंगी तो मुझे डेटा मिल जाएगा। अगर अब आप सिर्फ इस डेटा को कंसीडर करो, ये ऊपर वाली सारी चीज भूल जाओ, अगर आप सिर्फ इस डेटा को कंसीडर करो, सपोज करो कि आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो और ये सारा तो कोडिंग पार्ट है, ये कोडिंग पार्ट है, जब रन कर रहे हो तो सिर्फ आपको 10 दिख रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको दिखेंगी नहीं क्योंकि ये तो कोड है। आउटपुट स्क्रीन पे जब आप एक प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा 10। अब बताओ, आउटपुट स्क्रीन पे ये 10 है, ये समझ में ही नहीं आएगा ये क्या है, ठीक है। ये रोल नंबर है, ये मैसेज है कोई, ये बाइनरी है, या व्हाटएवर, ये क्या है, तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी चीज प्रिंट करवा रहे हैं उसे थोड़ा सा मीनिंगफुल बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं सिंपली द वेरिएबल x, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज कॉमा x।
अब आप इसे नोटिस करो इसमें है क्या। एक तो मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश की है ताकि आउटपुट स्क्रीन पे जो डेटा आपको शो हो रहा है वो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो। बट अगर आप इस प्रिंट फंक्शन को नोटिस करो, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर राइट नाउ देयर आर टू आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज आर्ग्यूमेंट नंबर 1 एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट नंबर 2। इस आर्ग्यूमेंट में आप एक ऐसा डेटा पास कर रहे हो एज एन आर्ग्यूमेंट जो आप चाहते हो कि एज इट इज प्रिंट हो जाए, डेटा प्रिंट हो जाए। डेटा मतलब एज इट इज, ये जो लिटरल है एज इट इज जो आप स्ट्रिंग है ये प्रिंट करवाना चाहते हो विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशंस। उसके बाद आप लिख रहे हो x, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट है और ये एक ऑब्जेक्ट का नाम है जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड है और आप वो डेटा प्रिंट करवाना चाहते हो। तो आप ये मिक्सचर में लिख रहे हो ताकि थोड़ा सा मीनिंगफुल बन जाए। मैं इसे रन करती हूँ तो आउटपुट आ रहा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज 10। अभी ये खाली 10 और ये देख लो ये इंफॉर्मेटिव सा मैसेज, ये ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है ना। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। आई विल शो यू अनदर एग्जांपल जो आपको थोड़ी सी ज्यादा मीनिंगफुल लगेगी और आप समझ पाएंगे कि इस फॉर्म का क्या यूज हो सकता है। सपोज मेरे पास है एक वेरिएबल नेम जिसके अंदर मैं डेटा खुद स्टोर नहीं कर रही हूं, या मैं इसे रन करके बताती हूँ आपको। एडिट प्लस के अंदर, एडिट प्लस के अंदर क्यों रन करना चाह रही हूँ, ताकि आप जो आउटपुट स्क्रीन है वो अलग से देख पाओ और समझ पाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं लिख रही हूँ नेम। नेम एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं नेम स्टोर करना चाहती हूँ एम्प्लॉय का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं प्रिंट करवा देती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, तो ये क्या बन गई, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये है मेरी फॉर्म नंबर 1 जिसमें मैं डायरेक्टली जो भी मुझे प्रिंट करवाना है ऑन द आउटपुट स्क्रीन वो मैं लिख रही हूँ प्रिंट फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट। और ये सीधा का सीधा आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो होने वाला है जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रिंट, प्रिंट में एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स। अब मुझे एम्प्लॉय डिटेल्स कहीं ना कहीं सेव करनी है तो मैं एक वेरिएबल का नाम ले रही हूँ नेम। नेम के बाद मैं लिख रही हूँ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, रन टाइम पे यूजर से डिटेल्स लेगा। तो यूजर से डिटेल्स लेनी है तो मैं एक इंफॉर्मेटिव सा मैसेज डालना चाहूंगी इनपुट फंक्शन के अंदर, एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय। ओके, एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय। इसी तरीके से मैं एज वेरिएबल ले लूंगी जिसमें मैं लिखूंगी इनपुट और यहाँ पे लिखूंगी एक मैसेज जिसमें मैं लिखूंगी एंटर एज ऑफ एम्प्लॉय। ओके, इसी तरीके से दिस इज एंटर। इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल ले रही हूँ सैलरी। सैलरी के अंदर भी मैं लेना चाहती हूँ इनपुट। अगर आपने इनपुट स्टेटमेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लीजिए, आपको ये समझने में आसानी होगी। इनपुट स्टेटमेंट हम इस तरीके से लिखते हैं रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेने के लिए। अभी हम आउटपुट स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, बट इससे पहले हमने इनपुट स्टेटमेंट्स ऑलरेडी पढ़ ली हैं जिसमें हमने सीखा था कि रन टाइम पे यूजर से डेटा कैसे लेते हैं। वो लेते हैं बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के अंदर ये जो एज एन आर्ग्यूमेंट में पास कर रही हूँ ये एक मैसेज प्रिंट करवाना होता है हमें यूजर के लिए, ताकि यूजर को समझ आ जाए कि उसे क्या इनपुट करना है। और ये जो इनपुट फंक्शन है ये हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो नेम तो स्ट्रिंग ही होने वाला है इसलिए मैं इसकी टाइप कास्टिंग नहीं करूंगी। बट एज मुझे पता है कि इंटीजर होती है तो यहाँ पे मैं इंटीजर ले लूंगी। और सैलरी जो है फ्लोट में होती है और होने के चांसेस होते हैं इसलिए यहाँ पे मैं सैलरी फ्लोट में ले लूंगी और मैंने इनकी टाइप कास्टिंग कर दी है। अब आते हैं अपनी एक्चुअल कंटेंट में, फॉर्म नंबर 6 की बात करनी है हमें। तो जब मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया, ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ डेटा। तो बताओ स्टैटिक डेटा तो है नहीं, स्टैटिक डेटा होता है जो आप खुद ले रहे हो या हार्ड कोडेड वैल्यू जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा डेटा तो हमारे पास है नहीं है जो मुझे ऑलरेडी ही पता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग फॉर्म में लिख दूं, ऐसा नहीं है। डेटा आना है रन टाइम पे। डेटा जब प्रोग्राम चलेगा तभी जाके डिसाइड होगा कि नेम क्या है, एज क्या है, सैलरी क्या है। तो ये अभी तो मुझे पता नहीं है इसलिए मुझे डायरेक्टली तो लिखने का चांस खत्म हो गया, मुझे ये वेरिएबल्स को ही यूज करना पड़ेगा। अब ऐसी चीज को प्रिंट करवाने के लिए जब मैं एक प्रिंट फंक्शन का यूज कर रही हूँ तो मैं चाहूंगी कुछ मीनिंगफुल सा आउटपुट दिखे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मैं लिखूंगी एंटर्ड यू एंटर्ड, उसके बाद मैं लिखूंगी प्रिंट। ओके, अब यहाँ लिखूंगी नेम
कॉमा नेम। आप देख रहे हो ये डेटा है जो एक्चुअल डेटा है एज इट इज प्रिंट होना चाहिए, और ये है वेरिएबल का नाम जो कि रिप्लेस होगा बाय द नेम दैट यूजर एंटर्ड एक्चुअली ऑन द रन टाइम। ठीक है, उसके बाद कॉमा, यहाँ पे लिखूंगी मैं स्ट्रिंग फॉर्म में एज, और यहाँ पे कॉमा एज वेरिएबल जो है वो लिख रही हूँ। इसी तरीके से कॉमा, फिर मैं एक स्ट्रिंग लूंगी जहां पे आना चाहिए सैलरी, और यहाँ पे कॉमा करके सैलरी वेरिएबल का नाम लिख रही हूं मैं। ओके, तो ये है वेरिएबल्स नेम, एज और सैलरी, और ये मेरा एक्चुअली एक इनपुट है या एक मैसेज है जो मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ ताकि डेटा जो है वो मीनिंगफुल लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे स्मॉल में कर देती हूँ और इसे सेव कर देती हूँ। नाउ लेट मी रन दिस। अब यहाँ इसे रन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं लिखती हूँ py test.py। देखो सबसे पहले आ रहा है एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, तो ये थोड़ा सा मीनिंगफुल मुझे मैसेज लगा ताकि मुझे समझ में आ जाए एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ पे इनपुट करनी है। अब आ रहा है एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो मैं लिख दूंगी राम। एंटर एज ऑफ एम्प्लॉय मैं लिख दूंगी 25, एंड एंटर के यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए हुए हैं, आप उसे इग्नोर कीजिए। एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय मैं लिख दूंगी 50,000। तो क्या आया आपको क्या मिल गया रिजल्ट में? यू एंटर्ड नेम राम, एज 25, सैलरी 50,000.0, जो कि मैंने फ्लोटिंग पॉइंट में लिखा था, तो ये इसलिए ऐसे आ रहा है 0.0 में। तो आप देख रहे हो ये जो नेम है जो मैंने लिखा था स्ट्रिंग में वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जहां वेरिएबल का नाम था वहां पे एक्चुअल डेटा से ये रिप्लेस हो रहा है। तो आप मिक्सचर यूज कर सकते हो प्रिंट फंक्शन के अंदर। यहाँ पे मैं इसे ठीक कर देती हूँ। आप वेरिएबल्स का नाम भी लिख सकते हो, आप एक्चुअल डेटा भी लिख सकते हो, मिक्सचर यूज कर सकते हो ताकि एक मीनिंगफुल आउटपुट आप आउटपुट स्क्रीन पे शो कर सको। The next form is form number 7 when you are going to print formatted string. Okay, formatted string एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। ये आपने C में भी पढ़ा है, तो जिन्होंने C लैंग्वेज सीखी हुई है उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करके ही हम मोस्टली प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर सारी स्टेटमेंट्स को प्रिंट करते हैं। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। प्रिंट के अंदर आप एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखोगे और उसके बाद आप परसेंटेज साइन लगा के आप वेरिएबल्स का नाम लिखोगे। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो होते हैं हमारे पास पाइथन में वो कौन कौन से होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं परसेंटेज आई और परसेंटेज डी, दोनों ही आप इंट के लिए यूज करते हो। परसेंटेज एफ आप यूज करते हो फ्लोट के लिए, परसेंटेज एस आप यूज करते हो स्ट्रिंग टाइप के लिए। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपको सी नहीं पता है, सी लैंग्वेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको यहाँ पे और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी समझाऊंगी। आप बस देखते जाओ और एंजॉय करते रहो इस वीडियो को। और इसमें क्या है कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करने होते हैं। ये जो आपको मैंने दिखाई ये सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। परसेंटेज आई परसेंटेज डी दोनों ही इंट के लिए यूज होंगे, परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट, परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग टाइप। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसकी। सपोज आपके पास एक वेरिएबल है नेम जिसके अंदर आपने नाम स्टोर किया है राम। ओके, तो ये नेम क्या है? वेरिएबल का नाम है या ऑब्जेक्ट का नाम है। वेरिएबल और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं पाइथन के अंदर, सी के अंदर नहीं होते हैं, जावा के अंदर नहीं होते हैं। यहाँ पे होते हैं वेरिएबल और ऑब्जेक्ट सेम, ठीक है, पाइथन के अंदर। तो नेम एक ऑब्जेक्ट का नाम है जिसे अब आपने प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन के अंदर। तो अभी जैसे मैंने फॉर्म नंबर 6 में बताया, एक मीनिंगफुल आउटपुट के लिए आप क्या करोगे? आप लिख दोगे प्रिंट के अंदर, पहले स्ट्रिंग में लिखोगे माई नेम इज, और फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर दोगे वेरिएबल का नाम, यानी मिक्सचर आपने दे दिया ताकि एक मीनिंगफुल आउटपुट आए। क्या? माई नेम इज राम। आउटपुट में क्या आ जाएगा? माई नेम इज राम। किस तरीके से? आपने एक स्ट्रिंग पास की और आपने एक वेरिएबल का नाम पास किया। अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी दुनिया में कोई आपको गलत नहीं कहने वाला है, पर अगर आप चाहो तो आप इसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो कि हमारी फॉर्म नंबर 7 बनती है। तो अगर आपने सेम चीज को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे माई नेम इज। अब आपको क्या चाहिए? आउटपुट क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए लिखा हुआ है माई नेम इज राम। तो राम एक स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे। स्ट्रिंग के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है? परसेंटेज एस।
तो आप परसेंटेज एस यूज कर दोगे, जो कि किससे रिप्लेस होना चाहिए, एक स्ट्रिंग से। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि परसेंटेज एस किससे रिप्लेस होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप से होना चाहिए। फिलहाल तो आपने सिर्फ इतना ही स्पेसिफाई किया है कि ये आपके पास जो डबल कोट्स के अंदर जो अब डेटा है, दैट इज नॉट अ सिंपल डेटा, दैट इज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, क्योंकि आपने इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर दिया है। परसेंटेज एस जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो अब ये नॉर्मल स्ट्रिंग ना होके एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपने लिखा है माई नेम इज परसेंटेज एस। अब ये परसेंटेज एस हमने ये तो बता दिया कि ये एक स्ट्रिंग से रिप्लेस होने वाला है। अब वो कौन सी स्ट्रिंग से रिप्लेस होने वाला है वो भी हमें बताना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स इज परसेंटेज, उसके साथ ब्रैकेट में वेरिएबल्स के नाम। तो यहाँ पे हम कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, नेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, परसेंटेज ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम यानी नेम। तो इस तरीके से मेरी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का पूरा सिंटेक्स कंप्लीट होता है और मैं इसे प्रिंट करवा सकती हूँ। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ जो हमने अभी प्रीवियस फॉर्म में सीखी, फॉर्म नंबर 7, उसी को मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में भी आपको करके बताऊंगी। तो ये है हमारी एग्जांपल जिसके अंदर मैंने नेम, एज और सैलरी लिखा है। ठीक है, अब तीनों ही टाइप के डेटा मेरे पास है, फ्लोटिंग भी, इंटीजर भी और स्ट्रिंग भी। तो इस तरीके से हमने प्रिंट करवाना चाहा था अपने डेटा को, और ये सिंटेक्स भी प्रॉपरली वर्क करेगा। दिस इज फॉर्म नंबर 6 जो हमने पढ़ी, फॉर्म नंबर 6। ओके, अब यहाँ पे मैं फॉर्म नंबर 7 भी लिखना चाहती हूँ। ओके, फॉर्म नंबर 7 मैं लिखूंगी प्रिंट। अब मुझे प्रिंट क्या करवाना है, मैं पहले ना सीधा सीधा ये लिखना चाहती हूँ कि मुझे प्रिंट क्या करवाना है। मैं लिखूंगी नेम, नेम के बाद है एक स्ट्रिंग आने वाली, तो मैं लिख दूंगी परसेंटेज एस, कॉमा एज, एज के बाद आने वाला है एक इंटीजर, तो मैं लिख दूंगी परसेंटेज आई, देन कॉमा सैलरी, सैलरी है फ्लोटिंग में तो लिख दूंगी परसेंटेज एफ। उसके बाद आप देखो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है कॉमा परसेंटेज, परसेंटेज के आगे मुझे उन सारे वेरिएबल्स की लिस्ट देनी है, और वो भी बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके से देनी है जिस तरीके से ये रिप्लेस होने हैं, मतलब उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए। सबसे पहले एक स्ट्रिंग है, इसीलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे नेम ही लिखना है और कुछ नहीं चलेगा। उसके बाद एज आनी चाहिए, उसके बाद सैलरी। तो जिस ऑर्डर में मुझे यहाँ पे रिप्लेसमेंट चाहिए उसी ऑर्डर में मुझे यहाँ पे लिखना है, और ये बन गया मेरा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ये है एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जिसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज हो रहे हैं, परसेंटेज एस, परसेंटेज आई और परसेंटेज एफ, और ये सारा का सारा डेटा जो है ये बन गया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का डेटा। ठीक है, अब इसमें रिप्लेसमेंट किससे होनी है, परसेंटेज एस रिप्लेस हो जाएगा नेम से, परसेंटेज आई रिप्लेस हो जाएगी एज से, और परसेंटेज एफ हो जाएगा सैलरी से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसमें देखो आप कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है जब ज्यादा डेटा के साथ आपको डील करना होगा। तो आप अगर इस तरीके से लिखते हो तो पहले आप डिसाइड कर लोगे कि भाई आपको प्रिंट क्या करना है, बाद में आप आराम से लिख सकते हो कि कौन से वेरिएबल्स हैं और उनको अलग से लिख दो, तो ये थोड़ा सा सॉर्टेड फॉर्म बन जाता है। मैं इसे रन करती हूँ, पहले मैं इसे सेव करती हूँ। तो देखो 2 बारी डेटा प्रिंट होके आएगा। देखने वाली बात ये होगी कि दोनों बारी दोनों फॉर्म्स के साथ सेम तरीके से सेम आउटपुट ही आने वाला है। ठीक है, अब इसे सेव कर दिया, अब मैं इसे रन करती हूँ। ओके, एरर आ रहा है, एरर किस चीज का आ रहा है, आई थिंक मैंने कॉमा यूज कर दिया है, यहाँ कॉमा नहीं आना है, कॉमा नहीं आना है, इसको डायरेक्टली यूज करना है इसके साथ। ठीक है, इसको डायरेक्टली यूज करना है, कॉमा नहीं आना है। यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा सा मेरे साथ गलत हो गया है, इसे सेव करके रन करती हूँ। यस, इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। यहाँ पे कॉमा नहीं आना है, आपको याद रखना है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग और ये जो परसेंटेज है ये आर्ग्यूमेंट नहीं है जो मैं कॉमा यूज कर लूं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ मुझे ये बताना है कि किस चीज से रिप्लेस होने हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, तो इसमें कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मुझे लिखना है एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, नाम मैं लिख देती हूँ अब इस टाइम कुछ और, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और एज भी डाल दी मैंने, सैलरी भी चेंज कर देते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या आया, यू एंटर्ड
और आप देख रहे हो सेम तरीके का ही डेटा आ रहा है, यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ होके आया है और यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है नेवरदलेस, बट डेटा जो है सेम तरीके से ही प्रिंट हो रहा है, चाहे आप डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स लेके मिक्सचर ऑफ डेटा यानी फॉर्म नंबर 6 के साथ वर्क करो या फॉर्म नंबर 7 दैट इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग उस तरीके से लिखो, काम आपका सेम होने वाला है। आउटपुट आप सिर्फ, आपका मकसद इतना है कि आप एक मीनिंगफुल आउटपुट स्क्रीन पे शो करो, दैट इज अ गुड हैबिट, क्योंकि आप एक प्रोग्रामर हो, आप एक डेवलपर हो, आप एक कोडर हो, आप चाहते हो कि जब भी आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी आए तो वो मीनिंगफुल हो, ताकि वो कोई भी बहुत आराम से समझ पाए। तो ये हमारा मोटिव होता है, इसीलिए जो भी चीजें आप लिखो वो मीनिंगफुल होनी बहुत जरूरी है। ओके, now let us move towards the last form, that is form number 8, print string with replacement operator। तो string वाला वीडियो अगर आपने देखा है, string data type जो हमने कवर किया है, उसमें हमने ऑलरेडी सीखा था कि string में हम replacement operator यूज करके भी एक string को print करवाते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। किस तरीके से होने वाला है print with replacement operator, इसे देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है name, जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है राम। अब मैं इसे प्रिंट करवाने के लिए या तो ये फॉर्म नंबर 6 यूज करूंगी, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग और वेरिएबल का मिक्सचर ले लिया है, दैट इज फॉर्म नंबर 6, माय नेम इज राम, प्रिंट हो जाएगा। या मैं यूज कर लूंगी फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो मैंने अभी फॉर्म नंबर 7 बताया, जिसमें मैं %s यानी स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगी और परसेंटेज वेरिएबल का नाम लिख दूंगी ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया फॉर्म नंबर 7 जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं फॉर्म नंबर 8 में सेम चीज कैसे प्रिंट होगी। फॉर्म नंबर 8 के लिए मैं क्या लिखूंगी, माई नेम इज, माई नेम इज के बाद मैं लगाना चाहती हूँ एक रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। तो ये मैंने लगा दिया रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर लगाने के लिए मुझे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। जीरो में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि पाइथन में इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से शुरू होती है, और ये बन जाएगा एक रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। अब रिप्लेसमेंट ऑपरेटर लिखा है तो मुझे ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे रिप्लेस किससे करना है। जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैंने स्पेसिफाई किया था कि किससे रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के टाइम भी तो मुझे बताना होगा कि मुझे किससे रिप्लेस करना है। तो मैं लिखूंगी डॉट फॉर्मेट और उसके अंदर मैं लिखूंगी नेम। तो ये बेसिकली है क्या, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है। ये फॉर्म 8 का एक्चुअल पार्ट नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस में भी हमने डिस्कस किया था कि एक फॉर्मेट फंक्शन होता है जो क्या करता है, आपको फॉर्मेटिंग करने में हेल्प करता है एक स्ट्रिंग की। तो बेसिकली आपके पास ये जो स्ट्रिंग है माई नेम इज, और जिसके अंदर आपने रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज किया है, आपको इसमें क्या क्या रिप्लेसमेंट करनी है वो आपको फॉर्मेट फंक्शन के अंदर पास करनी होती है एज एन आर्ग्यूमेंट। तो आप लिखोगे डॉट फॉर्मेट और उसके अंदर आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर वो वाले वेरिएबल का नाम जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हो जीरो को। ओके, तो अब इसी को ट्राई करते हैं पुरानी वाली एग्जांपल के साथ। अब फॉर्म नंबर 7 भी हो गई, अब हम लिखेंगे फॉर्म नंबर 8। ओके, फॉर्म 8 क्या है, जिसमें हम रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो ये हम कॉपी करते हैं। फिलहाल मैं चाह रही हूं यहाँ पे आ जाए नेम, यहाँ पे आ जाए एज और यहाँ पे आ जाए सैलरी। तो यहाँ पे मैं पहले क्या कर रही थी, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रही थी। अब चलो इसे ना मैं रिप्लेस कर देती हूँ बाय यूजिंग रिप्लेसमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर्स लगाने के लिए मैं दो कर्ली ब्रेसेस यूज कर रही हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस में यूज कर रही हूँ, इन्हें कर्ली ब्रेसेस कहते हैं हम। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये चीज चेंज करनी होगी कि मुझे यहाँ लिखना है डॉट फॉर्मेट। अब ये कर क्या देगा, आप इसे नोटिस कीजिए। ये एक स्ट्रिंग है, देख रहे हो आप, डबल कोट्स में जो भी चीज लिखी गई है वो क्या होती है, एक स्ट्रिंग होती है। तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है जिसके साथ मैं मैनिपुलेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ, इसीलिए इस स्ट्रिंग के साथ डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ डॉट फॉर्मेट। तो मैंने इस स्ट्रिंग के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई कर दिया है, एक मेथड अप्लाई कर दिया है। ठीक है, कौन सा मेथड, फॉर्मेट मेथड। वो क्या करेगा, नेम आना चाहिए यहाँ पे, एज आनी चाहिए यहाँ पे, सैलरी आनी चाहिए यहाँ पे। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या किस तरीके से होगी, ये होगा जीरोथ इंडेक्स, ये होगा फर्स्ट इंडेक्स और ये होगा सेकंड इंडेक्स। तो इसका इंडेक्स मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा मैंने 0, यहाँ पे लिखा मैंने 1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। अब ये चीजें क्या होगी, ये पूरा का पूरा एक रिप्लेसमेंट ऑपरेटर है जो कि रिप्लेस होगा बाय द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल।
फिर ये पूरा पूरा रिप्लेस हो जाएगा इस की वैल्यू से, और ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा इसकी वैल्यू से। इसे सेव करो और इसे रन करो अगेन। ओके, तो इसे रन करेंगे। एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो मैं लिख देती हूँ अपना नाम। ओके, एंटर एज ऑफ एम्प्लॉय, तो मैं लिख देती हूँ 26। एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो मैं कुछ भी लिख देती हूँ 40,000। ओके, तो अब 3 बार अलग अलग तरीके से मैं आपको सेम चीज ही प्रिंट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या एंटर किया है, यू हैव एंटर्ड Mayuri Vohra, age 26 and salary 40,000 with the form number 6. This is with the form number 7 and this is with the form number 8. Okay. तो सेम चीज प्रिंट हो रही है बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। आपको सारी फॉर्म्स आनी चाहिए, बट मैं एक डिस्क्लेमर और देना चाहूंगी कि आपको ये याद नहीं करनी है। यस, आपको ये याद नहीं करना है कि फॉर्म नंबर 7 कौन सी थी, फॉर्म नंबर 8 कौन सी थी। बस आपको ये सारी फॉर्म्स आनी चाहिए, आपको प्रिंट यूज करना आना चाहिए, अलग अलग तरीके से यूज करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि तक आपको हर एक फॉर्म में बता सकूं कि यस, आप प्रिंट स्टेटमेंट को बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको आनी सारी चाहिए, ये आपको याद रखने को कोई नहीं कह रहा है, या ये कहीं पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री में नहीं लिखा हुआ है कि फॉर्म नंबर 7 यूज करनी होती है इस तरीके से या फॉर्म नंबर 8। ये मैंने खुद डिस्कस किया है आपके साथ कि अलग अलग तरीके से आप प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब जैसा आपका मन करे, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके कंफर्टेबल हो तो आप वो यूज कर लो, आप रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज करके कंफर्टेबल हो तो वो कर लो, नहीं तो आप डायरेक्टली डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को लिखना चाहते हो तो आप वैसे कर लो, आप मिक्सचर में लिखना चाहते हो आप वैसे कर लो। आप जिस तरीके से करना चाहते हो, सारी कमांड आपके हाथ में है, आप प्रोग्रामर हो, आपने प्रोग्राम लिखना है, आपको इजी लगना चाहिए, बाकी तो सब ठीक ही है, बट आपको आना सब कुछ चाहिए, ये मेरा मकसद है। So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.